साल बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ चुका है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की जिसे इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता भंडारी मामले में 3 साल बाद नया मोड़ आया है। 19 साल की अंकिता भंडारी जो अपने परिवार के लिए पहली जॉब ज्वाइन करती है और सिर्फ 20 दिन बाद ही उस लड़की की लाश एक नहर में मिलती है। आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी केस के बारे में, जो कि 2022 में ही ये केस हमारे सामने आया था, लेकिन आज 2026 में ये फिर से चर्चा में आ गई है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ उस रात अंकिता भंडारी के साथ, जिसकी सजा उसे मौत मिली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवा। 11 नवंबर 2003 उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में अंकिता भंडारी का जन्म हुआ। अंकिता भंडारी काफी गरीब परिवार से थी। अंकिता के पिता सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब करते थे और माँ आंगनबाड़ी में काम करती थी। अंकिता पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। 2020 में उसने 12वीं की पढ़ाई पौड़ी में ही पूरी की। 12वीं में उसके 80% मार्क्स आए थे। इसके बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट करने की सोची, तो उसने अपना एडमिशन देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट में ले ली। इस वक्त कोरोना काल भी आ गया था, तो अंकिता ने 3 महीने ऑनलाइन क्लास अटेंड की। इस कोरोना की महामारी में अंकिता के पिता की नौकरी चली जाती है और अंकिता को अपना कोर्स पूरा करने के लिए 40,000 रुपए की जरूरत थी, जो उसके पिता के पास नहीं थे। तो अंकिता को अपना कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ता है। अंकिता का एक क्लोज फ्रेंड था पुष्पदीप, जो कि जम्मू का रहने वाला था। अंकिता को इंस्टाग्राम पर सितंबर 2021 में ही पुष्पदीप से बातचीत शुरू हो जाती है और कई बार पुष्पदीप भी अंकिता को मिलने उत्तराखंड आया करता था। अंकिता को अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, इसलिए वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही थी। अंकिता पुष्पदीप को भी एक जॉब ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद पुष्प भी अंकिता के लिए जॉब ढूंढने लगता है। तो वो OLX पे जाता है, तो उसे वहां एक वरंतरा रिजॉर्ट का ऐड दिखता है, जो कि अंकिता के घर से करीब 105 किलोमीटर दूर था। ये डिस्टेंस NH7 के थ्रू जाता है और ये पहाड़ी एरिया है। अब पहाड़ी एरिया में 10 किलोमीटर का सफर भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाते हैं। रिसोर्ट गंगा भोगपुर तल्ला में था, जो ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। OLX पर जो वनंतरा रिजॉर्ट का ऐड था, उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वही लड़कियां इस जॉब के लिए अप्लाई करे जो रिसोर्ट में रह सके, और उसके नीचे ही रिसोर्ट ऑनर पुलकित आर्य का नंबर था। उस टाइम अंकिता को अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था और उसने ये भी सोचा कि ये जॉब करने से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो पुष्प ने अंकिता के लिए जॉब के लिए पुलकित से बात की। पुलकित ने अंकिता का एक टेलीफोन इंटरव्यू लिया और 28 अगस्त 2022 को अंकिता की जॉब वनंतरा रिजॉर्ट में लग जाती है और अंकिता को पुलकित आर्य ने उसी दिन रिसोर्ट पे बुला लिया था। तो अंकिता के पिता उसी दिन अंकिता को डोब श्रीकोट से वनंतरा रिजॉर्ट छोड़ आते हैं। अब जंगल एरिया में अंकिता को कहाँ से कोई मकान मिलता, तो इस पर पुलकित ने कहा कि तुम आधा से ज्यादा टाइम तो रिसोर्ट में ही रहोगी और पूरा टाइम रिसोर्ट भरा नहीं होगा, तो तुम जो रिसेप्शन के पीछे वाला जो रूम है तुम उसमें रह सकती हो। तो वो कहती है ठीक है। अब जॉब लगने के बाद पहली रात ही उस रिसोर्ट में कुछ गेस्ट थे, तो वो अंकिता के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उसने ये शिकायत रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य से की, तो पुलकित ने उन्हें बहुत डांटा। इसके बाद पुलकित ने अंकिता का कमरा अपने बगल वाले कमरे में कर देता है। हालांकि फिर 1-2 दिन बाद अंकिता अपने कमरे में वापस चली जाती है। पुलकित ने दोबारा से 9 सितंबर को अंकिता का कमरा अपने पास वाले कमरे में शिफ्ट कर देता है, ये कहते हुए कि रिसोर्ट में गेस्ट ज्यादा है और हमारे पास रूम की कमी है। तो वो वापस से पुलकित के बगल वाले कमरे में चली जाती है। लेकिन इसके अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि अंकिता ने पुष्प को कॉल की और कॉल पे ही रोने लगती है। पुलकित भी डरा हुआ अंकिता से पूछता है कि क्या हुआ और वजह जानने की कोशिश करता है, लेकिन अंकिता ने उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम क्या कर लोगे। और जब पुलकित को पता चला कि अंकिता पुष्प से बात कर रही है, तो पुलकित ने उसका फोन छीनकर कॉल काटा और अंकिता को बोलता है कि अपनी सारी बातें पुष्प को मत बताया करो। और उस रात पुलकित अपने 2 दोस्त सौरभ भास्कर, जो उसी रिसोर्ट में मैनेजर था, और एक अंकित गुप्ता, जो कि उसी रिसोर्ट का स्टाफ था, तीनों उसके रूम में शराब पार्टी किया। और जो रिसोर्ट ऑनर था पुलकित आर्य, उसने भी अंकिता के साथ बदतमीजी की। फिर उसी सुबह अंकिता ने जॉब छोड़ने की सोची। फिर 11 सितंबर को यही बात अंकिता ने पुष्पदीप को बताई कि कल रात अंकित, पुलकित और सौरभ ने मेरे कमरे में शराब पिया और मेरे साथ छेड़छाड़ की। पुष्प ने अंकिता को यह कहा कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढनी चाहिए। अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट के इलेक्ट्रीशियन आयुष को जानती थी और आयुष भी अभी अभी वहां से नौकरी छोड़ा था। तो अंकिता आयुष को मैसेज करती है कि तुम्हारे नज़र में मेरे लिए कोई जॉब है, यहाँ मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती, हफ्सी हैं साले सब, मुझे कोई और जॉब चाहिए।
पुलकित ने उस दिन अंकिता को स्ट्रेस में देखा। फिर पुलकित, सौरभ और अंकित गुप्ता अंकिता के कमरे में जाकर उससे माफी मांगने लगे और जॉब ना छोड़ने के लिए मनाने लगे। तो अंकिता भी इन लोगों के बात में आ जाती है। अगले ही दिन उस रिसोर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आया था। तो अंकिता ने पुष्प को फिर से मैसेज किया और बोली बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है इस रिसोर्ट में। अंकित मेरे पास आया और कहने लगा कुछ बात करनी है। मैं उसके साथ गई। उसने बोला कि ऐसा है कि एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को, तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने बोला तो हाँ, मैं क्या करूं? तो अंकित बोला कि गवारों वाली हरकत मत करो। अंकिता ने उसे डांटते हुए कहा कि मैं गरीब हूं तो क्या मैं 10,000 में बिक जाऊंगी? इस पर अंकित ने बोला कि मैंने आपको थोड़ी ना बोला है कि आप करो, मैं तो ये बोल रहा हूं कि कोई लड़की होगी तुम्हारे नज़र में, क्योंकि वो 10,000 दे रहे हैं। अंकिता ने पुष्प को यह भी कहा कि मैं जानती हूं इन लोगों ने जानबूझकर कहा है मुझे ताकि मैं मान जाऊं, और तुमको पता है ये बात होने के बाद उसने बोला कि सर को मत बोलना, लेकिन मुझे पता है इन तीनों ने जानबूझकर बोला है ताकि मैं हाँ बोलूं इन पैसों के लिए। अंकिता ने यह बात सिर्फ पुष्प को ही नहीं बल्कि विवेक आर्य को भी सारी बातें बताई। विवेक आर्य जो उसी रिसोर्ट में स्टाफ मेंबर था और वो भी 16 सितंबर को जॉब छोड़ दिया था। विवेक आर्य ने अपने बयान में ये बताता है कि उस दिन अंकिता मुझे कॉल करके ये बताती है कि पुलकित आर्य मुझे मना रहा है कि रिसोर्ट में कोई चीफ गेस्ट आने वाला है और मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और ये भी बताया कि अंकित ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। 18 सितंबर के सुबह को अंकिता ने पुष्प को यह भी मैसेज किया कि उसे आर्यन ने बोला है कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं और अगर नहीं किया तो तुम्हें जॉब से हटा देंगे और दूसरी लड़की आएगी। फिर दोपहर 2:46 में यह भी बताती है कि मेरा रूम शिफ्ट हो गया है कुछ दिनों के लिए सर के रूम में, क्योंकि गेस्ट आने हैं अब बहुत। 18 सितंबर के शाम को पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा होने लगता है और यह झगड़ा एक्स्ट्रा सर्विस के लिए हो रहा था जो वीआईपी अगले दिन आने वाला था। फिर इसी शाम को अंकिता ने जॉब छोड़ने की सोची और रिसोर्ट छोड़ने का फैसला किया और अपना बैग पैक कर लिया। अंकिता ने अपना बैग रिसोर्ट से सड़क तक पहुंचाने के लिए सौरभ बिष्ट को फोन किया, जो कि वहीं रिसोर्ट में सर्विस का काम करता था। उस वक्त सौरभ अपने दोस्त करण के साथ घूम रहा था। अंकिता सौरभ से ये बोलती है कि प्लीज मेरा बैग ऊपर तक ले जाओ। बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। फिर अंकिता ने आयुष को भी फोन की, जिसे वो 11 सितंबर को ये कही थी कि तुम्हारे नज़र में कोई जॉब है, और उससे ये बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ले चलो। इस वक्त शाम के करीब 6 बज चुके थे। ये बात आयुष ने पुष्प को भी बता दी कि मेरे पास मैडम का कॉल आया था, वो रो रो कर बोल रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी पुलकित कमरे से बाहर आया और अंकिता का फोन छीनकर कमरे के अंदर ले गया। तभी अंकित भी उसके कमरे में नाचते हुए गया और अंकिता को बाथरूम वाले साइड धकेल दिया। इसी दौरान पुष्प को अंकिता का कॉल आता है और अंकिता बोली कि पुलकित ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे बाथरूम साइड धकेल दिया और मेरा मुंह दबाया और मुझे कमरे में ले गया। फिर अंकिता ने कॉल पर यह भी कहा कि वो सारी बातें बाद में बताएगी कि इस रिसोर्ट में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, और पुष्प का कॉल काट दिया। उसके बाद पुलकित ने देखा कि अंकिता नहीं समझने वाली है, तो पुलकित ने अंकिता से कहा कि कहीं बाहर चलते हैं और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। करीब 8 बजे अंकित गुप्ता अंकिता को एक स्कूटर पर और सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य एक स्कूटी पर रिसोर्ट से बाहर चले जाते हैं। अंकिता करीब 8:32 पर पुष्प को फोन करती है, तो अंकिता ने कहा हम बाहर आए हैं, और पुलकित, अंकित और सौरभ भी साथ में हैं। अंकिता ने धीरे से पुष्प को यह भी कहा कि मैं इनके साथ फंस गई हूँ और मुझे इन सब से बहुत डर लग रहा है। फिर पीछे से आवाज आती है कि चलो चलते हैं, और अंकिता ने पुष्प का कॉल काट दिया। और यह अंकिता और पुष्प की आखिरी बातचीत थी, और ऋषिकेश एम्स से चीला बैराज के पास ले जाते हैं। पुलकित पुष्प को फोन लगाकर यह कहता है कि अंकिता के लिए कोई और जॉब ढूंढ लो, ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, हमारे रिसोर्ट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए। तो पुष्प ने कहा ठीक है, सुबह लड़का आएगा और उसे लेकर जाएगा, और अंकिता की जो 20 दिन की सैलरी बनती है आप उसे दे दीजिए। ये बातचीत खत्म होने के बाद ये तीनों की बात ना मानने पर अंकिता को ये तीनों उस चीला नहर में धक्का दे देते हैं। अंकिता नहर में चिल्लाते रहती है और ये तीनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं कि कोई आ ना जाए। और रिसोर्ट पहुँचते ही पुलकित ने अंकिता के लिए रिसोर्ट के शेफ से खाना भी बनवाया, और स्टाफ के पास सब चीज़ नॉर्मल दिखाने के लिए अंकित अंकिता के रूम में खाना भी लेकर जाता है। अगले ही दिन पुष्प लगातार अंकिता के फ़ोन पर कॉल करते रहता है
लेकिन अंकिता का फोन बंद आ रहा था। अब पुष्प भी घबरा जाता है और घबरा कर पुलकित को फोन लगाता है, लेकिन पुलकित का फोन भी बंद आता है, क्योंकि जब अंकिता को वो नहर में धक्का दे रहा था तो उसी वक्त उसका भी फोन उस नहर में गिर जाता है। तो वो कहीं से निकालकर अंकित गुप्ता को फोन करता है और अंकित गुप्ता उस वक्त पुलकित आर्य के साथ ही था। तो उस वक्त अंकित गुप्ता का फोन पुलकित आर्य उठाता है। तो पुष्प उससे पूछता है कि अंकिता का फोन क्यों बंद आ रहा है। तो पुलकित कहता है कि मैं तो सुबह जिम गया था और जिम से आकर देखता हूँ तो अंकिता अपने कमरे में नहीं है। दिक्कतें तो उनको शायद पहले हफ्ते के बाद से ही आने लग गई थी, क्योंकि जॉब में अभी 20 दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। मालिक ने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में। तो मतलब मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी, लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। तो उसके बाद से फिर फ़ोन बंद हो गया। पुष्प को पता चला कि अंकिता गायब है तो उसने अंकिता के बड़े भाई अभिषेक भंडारी को फोन करता है और उससे बोलता है कि अंकिता कल रात से ही रिसोर्ट से गायब है। इस तरह खबर अंकिता के परिवार तक गई। अंकिता अपने माँ से रोज बात करती थी। 17 सितंबर के सुबह भी उसने अपनी माँ से बात की थी। इस कॉल पर अंकिता के भाई अभिषेक भंडारी भी था और उस कॉल पर अंकिता ने बोला कि वो थोड़ा परेशान है। तो उसके घर वाले ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बात को टाल देती है। अंकिता की माँ ने 18 सितंबर के शाम को करीब 4 बजे अंकिता के फ़ोन पर कॉल मिलाती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर अंकिता की माँ ने 8 बजे उसे ये पूछने के लिए फ़ोन करती है कि खाना खाई या नहीं, लेकिन उधर से फिर से कोई जवाब नहीं आता है। अंकिता की माँ को लगा कि वो शायद सो गई होगी। अंकिता को फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया, उनको फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने फिर से किया, फ़ोन बंद आ रहा है, बंद आ रहा है, बंद आ रहा है। फिर मैंने पुलकित को फिर से फ़ोन किया, क्योंकि ये तो पहुंच गया था। तो मैंने इसको फिर से फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर से फ़ोन किया थोड़े गैप के बाद, 5-10 मिनट के बाद, नहीं उठाया। तीसरी बार भी किया, नहीं उठाया। चौथी बार इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, हाँ, रीज़न क्या था वो अगले दिन पता लगा। अब अंकिता के परिवार को जैसे ही पता चला कि अंकिता रिसोर्ट से गायब है तो अंकिता के पिता उसी शाम को अपने भाई भगवान सिंह के साथ ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं और ऋषिकेश पहुंचते ही वो सीधा पौड़ी थाना चले जाते हैं अपने बेटी के लापता होने का रिपोर्ट दर्ज कराने। लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस वाले उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कृपया आप मुनि की रेती थाने चले जाएं। और मुनि की रेती थाना जाने के बाद भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है और पुलिस वाले उन्हें ये भी कहते हैं कि आप ऋषिकेश के कोतवाली थाने चले जाएं। अब ये कोतवाली थाना पहुँचते हैं तो वहाँ भी इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब अगले ही दिन 20 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना जाते हैं और लक्ष्मण झूला थाने में ये शिकायत देते हैं कि मैं वीरेंद्र भंडारी, मेरी लड़की अंकिता भंडारी, जो कि 27 अगस्त को ऋषिकेश के बनंतरा रिजॉर्ट होटल में नौकरी करने के लिए आई थी, वो 18 सितंबर 2022 की रात 8:30 बजे से गायब है। और होटल मैनेजर ने हमें 19 सितंबर 2022 की शाम 4 बजे फ़ोन किया कि आपकी लड़की 19 सितंबर से गायब है, जबकि वो 18 सितंबर रात 8:30 बजे से ही गायब है। मुझे शक है कि होटल मैनेजर अंकित गुप्ता इन दिनों से उसे बहुत परेशान कर रहा था, जिसमें कि एक और लड़का पुष्प जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। इन सब पर आप तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ भी इनकी शिकायत नहीं ली गई और इन्हें कहा गया कि आप पटवारी चौकी के पास जाएं। आगे बढ़ने से पहले हम पटवारी के बारे में जान लेते हैं। पटवारी एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है। ये बेसिकली गाँव के ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। उत्तराखंड इंडिया का सिर्फ एक स्टेट है जहां ये सिस्टम अभी तक चल रही है। अब तो फेज वाइज खत्म भी हो रही है। अंग्रेजों के टाइम लगभग 1861 में शुरू हुआ था और यहाँ रेगुलर पुलिस इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में क्राइम बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर। अंकिता के पिता कांडखाल चौकी गए। पटवारी वैभव प्रताप सिंह ने मिसिंग रिपोर्ट पर FIR दर्ज तक नहीं की, बल्कि खुद छुट्टी पर चला गया। और जब अंकिता के पिता वैभव प्रताप सिंह को फोन करके बात करने की कोशिश की तो वैभव प्रताप सिंह ने बोला कि मैं छुट्टी पे हूं और मैंने चार्ज विनोद कुमार को दे दिया है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी पटवारी विवेक कुमार के पास जाते हैं, लेकिन वीरेंद्र भंडारी को 2.5 से 3 घंटा इंतजार करवाया गया, या ये कहिए कि जानबूझकर अंदर जाने से मना करवाया गया, क्योंकि नेताजी अपने पूरे परिवार के साथ विवेक कुमार से बात कर रहे थे। यहाँ पे मैं नेताजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रिसोर्ट ओनर है पुलकित आर्य, वो पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य जो RSS से जुड़े थे और उत्तराखंड के माटी कला बोर्ड के पूर्व मंत्री स्तर के पद पे थे। लेकिन ये केस होने के बाद बीजेपी ने विनोद आर्य और पुलकित आर्य के बड़े भाई अंकित आर्य को पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया। जब अंकिता के पिता को अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो थक हार के खुद विवेक कुमार के ऑफिस में चले गए और बोले मुझे अपनी बेटी के लापता होने का शिकायत दर्ज करवाना है। इस पर पटवारी विवेक कुमार बोलते हैं कि मेरे पास पहले से ही पुलकित का शिकायत दर्ज है और आपका शिकायत भी वही है, तो क्यों ना हम एक ही शिकायत पे काम करें। हेलो। हाँ, पता लगा हाँ जी। कुछ?
हेलो। बात करता हूँ, बस आपको आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं अभी, कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब। यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज़ सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाँ। जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं हाँ और हाँ जॉब ढूंढो, तो हाँ। उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे चलो। घंटे। ये सब होते होते उत्तराखंड में रैली, मीडिया, सोशल मीडिया पर यह सब बात पूरी तेजी से फैल जाती है। उसके बाद अंकिता के पिता डीएम के पास जाकर अपना शिकायत बताते हैं कि महोदय ऐसा ऐसा बात है, मेरी लड़की पिछले 4 दिनों से लापता है। तब डीएम ने रियल पुलिस लक्ष्मण झूला थाना में ये शिकायत भेजवाया। जो पुलिस सभी जगह होते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज किया और जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुआ, इन तीनों की गिरफ्तारी हो जाती है। जब इन तीनों की गिरफ्तारी होकर थाना ले जाया जा रहा था, तब इन तीनों को सड़क पे जो भीड़ थी, जो रैली थी, इनकी जमकर पिटाई कर देते हैं। पुलिस फिर इनसे पूछताछ करते हैं कि अंकिता कहाँ है, तो ये कहते हैं 18 सितंबर की रात अंकिता से हमसे बहस हुई थी और इसी बहस के दौरान अंकिता नहर में गिर जाती है। पुलिस उस नहर के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, तो उस नहर में पानी बहुत तेजी से बह रही थी, तो पुलिस वालों ने उस नहर के पानी को रुकवाया, तो उस बांध के पास पुलिस वालों को एक डेड बॉडी दिखती है। फिर डेड बॉडी को ऊपर लाया गया तो यह अंकिता भंडारी का शव था। बॉडी को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह आता है कि अंकिता के शरीर पर खरोंच के निशान हैं, मतलब कि उसे नहर में जबरदस्ती धकेला गया था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद 30 सितंबर के दिन ही लोकल एमएलए जो रेणु बिष्ट थे, वो रिसोर्ट पे बुलडोजर चलाने का आदेश देते हैं, जो कि ये मूर्खता की बात थी। जनता के लिए ये बहुत बड़ी ठेस थी। जनता आवाज उठाने लगी कि बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी। जनता का ये कहना था कि पहले फॉरेंसिक टीम जाकर उस पूरे रिसोर्ट का सैंपल लेते, जांच करते, अंकिता जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में भी बहुत सबूत मिलते, लेकिन नहीं, पहले बुलडोजर चलाएंगे। रिजॉर्ट तोड़ा गया, सबूतों को मिटाया गया रेणु बिष्ट के माध्यम से। तो भाई क्यों तोड़ा? जिस कमरे में पूरे सबूत मिलने थे वो रिजॉर्ट तुमने तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? इसमें कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ये सब करने के बाद अंकिता का डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करने की भी जिद करने लग जाते हैं, लेकिन अंकिता के परिवार वाले का कहना था कि हम अंकिता को पहले अपने घर ले जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझाने लग जाते हैं कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। पुलिस वाले अंकिता की माँ, पिता और उसके बड़े भाई को अलग अलग कर देते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। अब अंकिता के पिता के पास भी बड़े बड़े अधिकारी का दबाव आने लगता है, जैसे कि डीएम ने भी उन्हें कॉल करके बोला, यहाँ तक कि उत्तराखंड के सीएम ने भी उन्हें कॉल करके बोला कि अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाए। इसलिए अंकिता के पिता दबाव में आकर अंकिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुलिस वाले को इनसे क्या मतलब थी। जब अंकिता के घर वाले उसे घर ले जाना चाहते थे, उन्हें ले जाने दिया जाता, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी? अब अंतिम संस्कार हो जाने के बाद अंकिता की माँ को पता चला कि अंतिम संस्कार हो चुका है। अंकिता की माँ को उसे देखने तक नहीं दिया गया। कम से कम उन्हें यह तो देखने दिया जाता कि वो अंकिता की डेड बॉडी है या नहीं। अब फैसला कोर्ट में आने के बाद जज रीना नेगी ने इन्हें दोषी ठहराते हुए 30 मई 2025 को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस की सुनवाई इतना लेट आया, इसलिए आज भी ये केस हमारे बीच चर्चा में है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ कि जो अंकित गुप्ता था वो जेल जाने के दौरान खुश नजर आ रहा था। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो जल्द ही बाहर आ जाएगा इन सब से। लेकिन अंकिता के परिवार वाले इस फैसले से दुखी थे। उनका ये कहना था कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, 16 सितंबर 2022 को रिसोर्ट में नोएडा का धर्मेंद्र एलएस प्रधान 2 से 3 घंटे के लिए खाना खाने आया था। दिसंबर 2025 में एक और वीडियो चर्चा में रहा कि एक्ट्रेस उर्मिला सनाबर, जो कि फॉर्मर बीजेपी एमएलए सुरेश राठौर की दूसरी वाइफ है, उसने सोशल मीडिया पर यह बताया कि सुरेश राठौर ने उसे बताया था कि एक वीआईपी इन्वॉल्व था जिसका नाम गट्टू था। पूरा नाम दुष्यंत कुमार गौतम बताया जाता है। दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा एमपी और उत्तराखंड बीजेपी की इंचार्ज हैं। उर्मिला ने यह भी कहा कि ये वो वीआईपी था जिसके लिए अंकिता को फोर्स किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि मर्डर के टाइम वो उत्तराखंड में नहीं था। दुष्यंत कुमार गौतम ने ये सब कहा दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया। 2 करोड़ डैमेजेज मांगे। कांग्रेस, एएपी, उर्मिला सनावर, राठौर और भी बहुत सारे पर मामले दर्ज करवाए।
सबके हमने चिट्टे खोल दिए इनके। और अभी भी ऐसे नाक ले लेके बोलते हैं हम तो वहां थे ही नहीं उस दिन, हमारी सीडीआर देख लो, मैं वहां था, गट्टू कह रहा मैं वहां था। अरे भाई तुम ऑफिसर हो क्या, तो खुद ही स्पष्टीकरण दे रहे हो सामने आके कि मैं कहां था, वो कहां था, मैं उसके साथ था। पूरी तुमने जो पूरी कथा बना रखी है, इतने तो राइटर तुम नहीं होंगे जितनी कथा मैंने तुम्हारी लिख दी पूरी वेब सीरीज। तो बिना मतलब में अपनी ये काम है सीबीआई का। और हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पोस्ट डिलीट किया जाए। उर्मिला सनावर को पुलिस ने क्वेश्चन किया 7 जनवरी को। मल्टीपल एफआईआर दर्ज की उसके और राठौर के अगेंस्ट। राठौर ने कहा कि ऑडियो एआई जनरेटेड है, फेक है, ब्लैकमेल का इल्जाम लगाया गया। ये पूरा वीआईपी एंगल अभी अनप्रूवन एलिगेशन है। ओरिजिनल मर्डर तीनों ने किया था, कोर्ट ने साबित किया। तो दोस्तों अब आपसे मैं इजाजत लेता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे बढ़ने दें ताकि लोगों तक ये सच पहुंच पाए। धन्यवाद।